I think everyone will agree that it's actually nice to once again have a president who's not afraid to come to the White House Correspondents' Dinner and hear jokes about himself. You know, I think ever since you've come into office, things are really looking up. You know, gas is up, rent is up, food is up, everything. यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। भारत की जनता ने लगातार बिजली संकट झेलकर दिखा दिया है कि सहनशीलता के मामले में उसका कोई जवाब नहीं। एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कोयला और बिजली संकट नहीं है, रिकॉर्ड मांगे पूरी की जा रही हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री के घर पर कोयला मंत्री, बिजली मंत्री, रेल मंत्री बैठक कर रहे हैं। अब तो जीएसटी के आंकड़े भी कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, कर संग्रह बढ़ रहा है। उसी में धीरे से यह भी कहा जा रहा है कि चीजों के दाम बढ़ने से भी टैक्स का संग्रह बढ़ा है। यह तो और भी अच्छी बात है। महंगाई का इतना शानदार फायदा तो आपने सोचा भी नहीं होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज की सप्लाई होनी ही चाहिए कि महंगाई आने से जीएसटी बढ़ जाती है। शुक्रवार के प्राइम टाइम में हमने राष्ट्रीय सहन शक्ति सूचकांक की घोषणा की थी ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम किसी भी समस्या को किसी भी हद तक सह सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर रोहित ने एक सहन शक्ति क्विज तैयार किया है। अगर आप इसमें दिए गए सवालों और अंकों के हिसाब से खुद की जांच करेंगे तो निश्चित ही आप अपने बारे में जान पाएंगे कि आपके भीतर सहने की कितनी क्षमता है। इस क्विज में आपकी सहन शक्ति के बारे में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। कागज पेंसिल साथ रखिएगा। रेडी? अगर सवाल का जवाब है कभी नहीं तो उस सवाल के लिए 4 पॉइंट्स दीजिए। अगर जवाब है कभी कभी तो 3 पॉइंट्स दीजिए। अगर सवाल का जवाब है अक्सर तो उस सवाल के लिए 2 पॉइंट्स, और अगर जवाब है हमेशा तो 1 पॉइंट। ए, क्या आपको पेट्रोल के बढ़ते दाम परेशान करते हैं? बी, क्या आपको समाज में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता से दिक्कत होती है? सी, क्या आप एफडी और पीएफ के गिरते इंटरेस्ट रेट से निराश होते हैं? डी, क्या आप कई घंटों के पावर कट से दुखी होते हैं? ई, क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी से आप परेशान हैं? अब अपने पॉइंट्स को जोड़िए। उन्नीस या 19 से अधिक पॉइंट्स, बधाई हो। आप कट्टर सहनशील है और आपको अन्याय सही लगता है। 13 से 18, आप काफी हद तक देश की तकलीफों से परेशान नहीं होते। 12 या 12 से कम, आप उदार, न्यायपूर्ण बेहतर भारत चाहते हैं, लेकिन क्या करना है इसे लेकर कंफ्यूजन में है। उस बेहतर भारत को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्राइम टाइम देखा कीजिए। इस क्विज के जरिए हम आपका मनोरंजन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि बताना चाहते हैं कि जनता जिन मुद्दों से परेशान है उनका कवरेज कितना कम है। कवरेज है भी तो उसमें जनता की आवाज डरी सहमी है। मीडिया संस्थानों में संसाधनों की कमी है, लेकिन कई बार यह कमी जानबूझकर बनाई जाती है ताकि सरकार के सख्त सवाल करने वाली रिपोर्ट कम हो जाए। न्यूज की जगह भेंट मुलाकात, उद्घाटन, भाषण की तस्वीरों को भर दिया जा रहा है ताकि लगे कि न्यूज देख रहे हैं, मगर उसमें न्यूज क्या है? ऐसी रिपोर्ट जब भी देखें यह सवाल जरूर करें। हर महीने जीएसटी संग्रह का डेटा आता है तो हर महीने रोजगार का डेटा क्यों नहीं आ सकता? अगर तरक्की हो रही है तो रोजगार का डेटा बताने का सिस्टम बनाना कौन सा पहाड़ बनाने जैसा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा नहीं आता तो आपको अंदाजा ही नहीं होता कि अप्रैल में बेरोजगारी कितनी थी, जिस अप्रैल में जीएसटी का संग्रह रिकॉर्ड तोड़ बताया जा रहा है।
हर जगह जीएसटी पहली हेडलाइन है, लेकिन बेरोजगारी की खबर कहां छपती है? थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा कहता है कि मार्च में बेरोजगारी की दर 7.60% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 7.83% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 9.22% हो गई है, जो मार्च में 8.28% थी। मार्च से अप्रैल के बीच शहरों में करीब 1% बेरोजगारी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम हुई है, 7.29% से घटकर 7.18% हुई है। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी है, 34.5%, और राजस्थान में 28.8%। इतनी बेरोजगारी है, काम भी है तो वेतन बहुत कम है। इसके बाद भी भारत के युवाओं के लिए बेरोजगारी मसला नहीं है। वेल डन। गनीमत है कि उनके घरों के अभिभावक और रिटायर्ड लोग गोदी मीडिया पर हिंदू मुस्लिम डिबेट के सुख में डूबे हुए हैं, इसलिए रोजगार को लेकर सोचने का टाइम नहीं। पत्रकारों के लिए स्वर्ण युग है। बिना पत्रकारिता किए पत्रकारिता का पुरस्कार मिल रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के संवाददाताओं के रात्रि भोज में कॉमेडियन ट्रेवर नोवा मेहमान थे। नोवा पत्रकारों को याद दिला रहे हैं कि आप निजी संबंधों के कारण अपनी पत्रकारिता और साख दांव पर नहीं लगा सकते। भारत में उल्टा हो रहा है। पत्रकार देश के नाम पर राजनीतिक और वैचारिक संबंधों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और आप दर्शक ताली बजा रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं। ट्रेवर नोवा इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में भी उनकी भावना आप समझ सकते हैं। Even though some people don't think this dinner should even exist, as you said, Mr. President, because some people think this shows that the media is too cozy with politicians. But what those people don't understand is that you guys have integrity. You would never allow personal connections to affect your ability to be good journalists. Isn't that right, Chris Cuomo? Where is Chris, by the way? Is he here? Couldn't make it? भारत में बिजली संकट के कवरेज के नाम पर मंत्रालय का डेटा है। जमीन से कवरेज है भी तो पंखे का विजुअल है और पसीने की कहानी है। बिजली संकट के कारण आर्थिक नुकसान और सरकार की जवाबदेही की बात है ही नहीं। मेरी बात 20 साल बाद आप समझेंगे कि कैसे खबरों के नाम पर दर्शक को भोथरा किया गया। अब आप सूचनाओं को न्यूज नहीं कहते हैं, डिबेट को न्यूज कहने लगे हैं। बिहार के नवादा जिले के एक अस्पताल में बिजली नहीं थी, जनरेटर खराब था। दुर्घटना के बाद जब मरीज को लेकर पहुंचे लोग तो बिजली नहीं, मोबाइल फोन की रोशनी में प्राथमिक उपचार हुआ। यह उस राज्य का हाल है जिसका अप्रैल के महीने का जीएसटी संग्रह पिछले साल के अप्रैल की तुलना में 2% घट गया है। पिछले साल अप्रैल में बिहार से 1508 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ, इस बार अप्रैल में 1471 करोड़ ही हुआ है। यानी बिहार में जीएसटी संग्रह की विकास दर -2% है। और ट्विटर पर एक फैक्ट्री के उद्घाटन का फोटो लगाकर जश्न मनाया जाता रहा जैसे बिहार में औद्योगिक क्रांति हो गई। क्या आप इस अस्पताल में भर्ती होना चाहेंगे जहां मोबाइल फोन की रोशनी में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है? ये नहीं हो कि चलो ये भरे पानी है, पानी है, आपको पानी पिया बाबू खड़ा हुआ है। राहुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, हाँ क्या आप उस देश को विश्व गुरु कहने के लिए तैयार हैं जहां एक्सीडेंट के बाद कोई मरीज अस्पताल पहुंचे तो मोबाइल फोन की रोशनी में उसका इलाज हो? यही नहीं, लोकतंत्र को पुलिस स्टेट में बदलता हुआ देखकर भी आप चुप हैं। जब भी लगता है कि यह गलत है, आप उसे सही ठहराने लगते हैं कि पहले भी तो गलत होता था। क्या आपको ऐसी खबरों से फर्क पड़ता है
कि किसी को भी कहीं की पुलिस उठाकर ले जाती है, फर्जी एफआईआर दर्ज कराती है और कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक जेल में डाल देती है। अगर फर्क पड़ रहा होता तब राजनीति और पुलिस दोनों ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते कि जनता नाराज हो सकती है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को जेल में रखने के लिए एफआईआर में कहानी क्यों बनाई गई? जिस तरह से कहानी बनाई गई, अगर इसकी छूट मिलती रही तब तो किसी को भी कभी भी उठाकर जेल में बंद किया जा सकता है, किया भी जा रहा है। असम के बारपेटा जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने राज्य की पुलिस को फटकारते हुए कहा है कि फर्जी एफआईआर दर्ज कर कोर्ट और कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मेहनत से अर्जित लोकतंत्र को पुलिस तंत्र में बदलने का प्रयास न हो। जज चक्रवर्ती की यह बात बिल्कुल सही है कि हमारा लोकतंत्र बहुत मेहनत से हासिल है, इसे पुलिस तंत्र में बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जज चक्रवर्ती ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से अपील की है कि पुलिस बल को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे खुद में सुधार करें। हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी मेहनत से अर्जित लोकतंत्र को पुलिस तंत्र में बदला जा रहा है। अगर असम पुलिस ऐसा सोच रही है तो यह बीमार सोच है, कुत्सित विचार है। इतना ही नहीं, जिला जज ने आदेश दिया कि उनके आदेश की इस कॉपी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजा जाए ताकि चीफ जस्टिस इसका अवलोकन कर सकें कि इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं, ताकि असम में पुलिस के अत्याचार पर लगाम लगे। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम की पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। मेवाणी को एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस मामले में जमानत मिलते ही उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस दूसरे मामले में एक महिला पुलिस जिग्नेश के खिलाफ एफआईआर कराती है। उसमें जो बयान दर्ज है और जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है, दोनों में काफी अंतर है। इसी मामले में बारपेटा जिले के जिला व सत्र न्यायाधीश ने जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते हुए टिप्पणी की है। जज ने कहा है कि एफआईआर में तो कहा गया है कि जब बारपेटा रोड पुलिस थाने से गाड़ी गुजर रही थी तब आरोपी ने पीड़ित महिला पुलिस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी शुरू कर दी। जब पीड़ित महिला ने उनसे सभ्य आचरण करने के लिए कहा तब आरोपी और भड़क गए और पहले से भी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। आरोपी महिला पुलिस की तरफ उंगली दिखाने लगा और डराने लगा। उसे सीट पर पीछे की तरफ धकेल दिया। इस तरह आरोपी ने महिला पुलिस पर हमला किया जब वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। उसकी शालीनता से छेड़छाड़ की, अनुचित तरीके से स्पर्श किया और धक्का दिया। जिला जज अपरेश चक्रवर्ती ने अपने फैसले में लिखा है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने इस महिला पुलिस की गवाही होती है तब बहुत सारे प्रसंग बदल जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। एफआईआर में है कि जिग्नेश ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, अनुचित तरीके से स्पर्श किया, धक्का दिया, जो छेड़छाड़ के समान है। जबकि उस गाड़ी में पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित महिला पुलिस कुछ और कहने लगती हैं। कहती हैं कि जब आरोपी को लेकर गुवाहाटी से कोकराझार ले जाया जा रहा था तब उसने महसूस किया कि आरोपी धक्का दे रहा है। आरोपी से सही तरीके से बर्ताव करने के लिए कहा, तब उसने अपनी भाषा में गाली दी। इसे देखते ही श्री सुरजीत सिंह पनेसर ने आरोपी से कहा कि ड्यूटी कर रहे पुलिस ऑफिसर से ठीक से बर्ताव कीजिए। वह और हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए अलग सीट पर बैठ गई और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। जिला जज ने पाया कि एफआईआर में दिए गए कई बयानों को महिला पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने नहीं कहा। गाड़ी में आरोपी और पीड़ित महिला अगल बगल बैठे हैं और चलती गाड़ी में अवश्य ही आरोपी का शरीर महिला के शरीर से टकराया होगा। ऐसे में पीड़ित महिला को लगा होगा कि आरोपी ने धक्का दिया है, लेकिन पीड़ित महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने नहीं कहा कि आरोपी ने उंगली दिखाई, अपने हाथ का इस्तेमाल किया और धक्का दिया, शालीनता से छेड़छाड़ की। मजिस्ट्रेट के सामने यह भी नहीं कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि यह कहा कि आरोपी ने अपनी भाषा में गाली दी, लेकिन वह तो भाषा जानती नहीं है। अगर जानती तो उसका जिक्र करती। इस तरह गवाही से लगता है कि मनगढ़ंत मामला बनाया गया ताकि आरोपी को लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा सके।
19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होता है, मैं सिटिंग एमएलए हूं। अचानक पुलिस रातों रात 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम से गुजरात आती है। 19 तारीख को एफआईआर हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बजे फ्लाइट बुक करवाया। कोकराझार पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी 4 घंटे की दूरी है, 4.5 घंटे होते हैं। वहां से आप गुवाहाटी पहुंचते हो, गुवाहाटी से बेंगलोर का फ्लाइट, बेंगलोर से अहमदाबाद का फ्लाइट, अहमदाबाद से आप 140 किलोमीटर दूर वडगाम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मुझे गिरफ्तार करने आए। मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने से पहले आपके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुके थे। इट वॉज अ प्री, क्या है, गिरफ्तारी करके मुझे ले गए, तब मुझे बता नहीं रहे। उनको मालूम है कि मैं लॉयर हूं, लॉ मेकर हूं, मुझे बोल नहीं रहे कि कौन सा मुकदमा है। एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन सी सेक्शंस लगी वो नहीं बता रहे। मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया। यहां तक कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लाटन डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे, शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मानता हूं ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है, और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई। एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुजदिली। आप एक महिला को आगे करके 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते हैं। और ये केवल मेरा एलिगेशन नहीं, मेरे पास आसाम की जुडिशरी का बेल ऑर्डर है। क्या कहती है आसाम की जुडिशरी? इंस्टेंट एफआईआर इन द सेकंड इंफॉर्मेशन एंड सीम्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये एफआईआर मैन्युफैक्चर्ड है, यह आसाम का जुडिशरी कह रहा है। उनका कमेंट है, दिस एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं। जिला जज की टिप्पणी बता रही है कि जिग्नेश को जेल में रखने के लिए किस तरह से एफआईआर कराई गई, कैसे कहानी बनाई गई। सेशन जज ने यह भी लिखा है कि हाईकोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला बॉडी कैमरा लगाए, पुलिस की गाड़ी में सीसीटीवी भी लगाए, थानों में लगाए, अन्यथा राज्य पुलिस स्टेट बन जाएगा। इसका मतलब एक और है, इस तरह के आरोप लगाकर किसी का भी एनकाउंटर किया जा सकता है कि आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस से हथियार छीन रहा था। तो सवाल यह है कि आसाम की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के उस विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ एफआईआर करे। मेरा यह दावा है, मेरा यह आरोप है, यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कॉन्स्पिरेसी है। गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए, मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और यहां तक मानो मैं कोई टेररिस्ट हूं। मेरे घर पे छापे किए, मेरे कंप्यूटर को सीज किया, मेरे एमएलए क्वार्टर पे रेड की, लैपटॉप को सीज किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऑफिस पे गए, मेरे शेयर टीम के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। टीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले, उनके मां बाप के मोबाइल जब्त कर दिए। इस फैसले में जिला जज ने जितना लिखा है काफी है यह समझने के लिए कि जेल में डालने के लिए पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। क्या हाईकोर्ट इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करेगा और पुलिस को व्यापक निर्देश देगा? कुछ भी नहीं रुक रहा, केवल अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं। इसी तरह की अच्छी बात चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इसी 1 अप्रैल को सीबीआई की स्थापना दिवस पर कही थी कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं, तब वे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करते हैं।
इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए, इसे रोकने की जरूरत है। चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद पुलिस व्यवस्था में कुछ तो सुधार आना चाहिए था। अगर सुधार आया होता तो सेशन जज को हाईकोर्ट से यह नहीं कहना पड़ता कि ऐसे मामलों को जनहित याचिका समझकर पहल की जाए, वरना लोकतंत्र पुलिस तंत्र बन जाएगा। असम हाईकोर्ट में फेक एनकाउंटर में 28 लोगों की हत्या और 48 लोगों के घायल होने का मामला चल रहा है। कोर्ट ने असम सरकार से डिटेल रिपोर्ट की मांग की है। मोदी साहब भी गुजरात से है, हम भी गुजरात से है, तो उनको चैलेंज भी देना चाहते हैं कि मैं अपने खिलाफ जो मुकदमे हुए मैं उसको जेल लूंगा, मैं वो सब सहन करूंगा। अपने खिलाफ जो केस हुए दोनों, उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर हुए आंदोलन के दौरान के सारे केस वापस लिए, उसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और ऊना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर 2, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर 3, ये मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। किस बात की सजा जिग्नेश मेवाणी को दी गई? क्या इन्हीं सब सवालों को उठाने के लिए विरोधी दल के नेता और सवाल करने वाले पत्रकार फंसाए जाते रहेंगे, लेकिन इसकी आड़ में पुलिस आम लोगों के खिलाफ अत्याचार करने लगेगी? किसी का भी नंबर आ सकता है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन तो 1.5 साल से जेल में हैं, अब तो उन्हें लेकर आवाज भी सुनाई नहीं देती है। To the First Amendment and to the President of the United States. अब इसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन यह जरूर देखिए कि इसी व्हाइट हाउस में ट्रंप भी पत्रकारों के बीच आते रहे, बाइडेन भी आते हैं। उन्हीं के सामने कॉमेडियन ट्रेवर नोवा ने महंगाई को लेकर मजाक उड़ा दिया। राष्ट्रपति भी हंसते हुए देखे गए। I mean, Dr. Fauci dropped out. बात हंसने की तो नहीं थी, लेकिन हंस रहे थे। हैरानी की बात है कि अभी तक ट्रेवर नोवा की नानी और दादी को जेल में नहीं डाला गया है। उनके खानदान के पीछे एफबीआई की टीम नहीं दौड़ रही है। नोवा का घर बुलडोजर से नहीं गिराया गया है। अगर भारत में किसी कॉमेडियन ने ऐसा कर दिया होता तो क्या होता? कॉमेडियन तो फिर भी बोल दे रहे हैं। गोदी मीडिया और सेमी गोदी मीडिया चुप रहने के 100 रास्ते निकाल चुका है। अर्ध गोदी मीडिया भी एक नई कैटेगरी है जिसकी मैंने खोज की है। भारत का एंकर अगर सामने इस तरह से सवाल कर देता तो क्या होता, बताने की जरूरत नहीं। डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। ट्रेवर नोवा ने केवल राष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सीएनएन के पत्रकार क्रिस क्यूमो का भी मजाक उड़ाया। To be good journalists. Isn't that right, Chris Cuomo? Where is Chris, by the way? Is he here? Couldn't make it? नेताओं की मदद और नजदीकी ताल्लुकात रखने के आरोप में क्रिस क्यूमो को इस्तीफा देना पड़ा है। Beautiful, beautiful vaccines. Nobody knew how. Not even Fauci. भारत विश्व गुरु बन चुका है। जहां कहीं नहीं बना है वहां भी जल्दी बन जाएगा। लेकिन क्या इस तरह के कार्यक्रम की कल्पना आप आज के भारत में कर सकते हैं, जहां कॉमेडियन मीडिया और राष्ट्रपति दोनों का मजाक उड़ा रहा हो? मुझे पता है मैंने मुश्किल सवाल पूछ दिया। आज आपके पास हां कहने का साहस भी नहीं रहा। कम से कम आप इतने बहादुर तो हो ही गए हैं। बहादुर भी और विश्वगुरु भी। इतनी तरक्की तो आपकी कभी नहीं हुई। मुबारक हो। No, for real, Mr. President. Thank you for being here. Thank you for having me here. You know, I was a little confused about why me, but then I was told that you get your highest approval ratings when a biracial African guy is standing next to you. So, so let me just say, Joe,
I'm glad that I could do my part. And hopefully this will work. I'm not actually him, I just did the voice. You know, sir, can I just say, I think everyone will agree that it's actually nice to once again have a president who's not afraid to come to the White House Correspondents' Dinner and hear jokes about himself. I'll be honest. If you didn't come, I totally would have understood. Yeah, because these people have been so hard on you, which I don't get. I really don't. You know, I think ever since you've come into office, things are really looking up. You know, gas is up, rent is up, food is up, everything. यह उस देश का वीडियो है जो विश्व गुरु नहीं है। भारत में मुनव्वर फारूकी को जेल में डाल दिया जाता है, कुणाल कामरा का शो रद्द हो जाता है, एंकर की नौकरी चली जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। पिछले साल श्याम रंगीला ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर ट्विटर पर व्यंग्य कर दिया तो एक पेट्रोल पंप मालिक ने शिकायत दर्ज करा दी कि श्याम रंगीला ने उनके पंप पर मजाक उड़ाते हुए वीडियो शूट किया है, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है। एक साल बाद इसी 16 अप्रैल को श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया कि प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं एक छोटा सा कलाकार हूं, आपकी व कई लोगों की मिमिक्री करता हूं। दुखद है कि मैं ये कभी टीवी पर नहीं कर सकता क्योंकि टीवी चैनल के लोग आपसे डरते हैं। आपको तो मजाक पसंद भी है, तो फिर वे क्यों डरते हैं आपकी मिमिक्री से? क्या आपकी मिमिक्री जुर्म है? एक कलाकार की ये हालत कर दी जाती है, उसे काम मिलना बंद हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी। ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी। इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाया एक, जब पेट्रोल 100 रुपए हो गया था तो लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए बनाया था कि लोग थोड़े से इस टाइम में खुश हो जाएं। लेकिन उस पे भी मेरे पे केस कर दिया गया। श्रीगंगानगर के अंदर जो पेट्रोल पंप था उसके जो मालिक थे उन्होंने मेरे पे केस किया कि इन्होंने पेट्रोल पंप पे आकर के अश्लील वीडियो बनाया है, इन्होंने मारपीट की है, इन्होंने देश की जनता को देश की सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, इसलिए इन पे देशद्रोह का, राजद्रोह का केस किया जाए। तो मैंने कहा सर आप तो खुद गंगानगर के हैं, आप मुझे जानते हैं कि मैंने कैसे वीडियो बनाया, आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, आप ऐसा झूठ क्यों लिख रहे हैं? तो वो कह रहे हैं सर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं तो नहीं चाहता कि लिखूं, लेकिन ऊपर से दबाव आ रहा है, अब मैं क्या करूं। 5 साल हो गए हैं, हर साल मेरे पास फोन आते हैं कि एक कॉमेडी शो है, आप आना चाहेंगे? तो मैं उनको भी हाँ करता हूं, लेकिन 2-3 महीने बाद उनका भी फोन आता है कि सर आपने तो हाँ करी, हमने भी हाँ करी, लेकिन चैनल आपके लिए हाँ नहीं कर रहा है। चैनल कह रहा है इनको छोड़िए, कोई भाइयों बहनों या मित्रों बोलता है उसको भी आप मना कर दीजिए। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा ये पता नहीं क्या चल रहा है, शायद इसके बारे में मोदी जी को खुद को नहीं पता है कि इतना लोग चैनल वाले उनसे डर रहे हैं। श्याम रंगीला को प्रधानमंत्री को ही ट्वीट करना पड़ रहा है कि उनकी मिमिक्री करने के कारण कोई काम नहीं दे रहा। क्या यह किसी को भूखा मारना नहीं है? इसलिए हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय सहन शक्ति सूचकांक बने, कम से कम क्विज ही हो, ताकि पता चल सके कि आप दर्शक किस हद तक किन किन बातों को सह सकते हैं। इस क्विज में आपकी सहन शक्ति के बारे में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। कागज पेंसिल साथ रखिएगा। रेडी? अगर सवाल का जवाब है कभी नहीं तो उस सवाल के लिए 4 पॉइंट्स दीजिए। अगर जवाब है कभी कभी तो 3 पॉइंट्स दीजिए। अगर सवाल का जवाब है अक्सर तो उस सवाल के लिए 2 पॉइंट्स, और अगर जवाब है हमेशा तो 1 पॉइंट। ए, क्या आपको पेट्रोल के बढ़ते दाम परेशान करते हैं? बी, क्या आपको समाज में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता से दिक्कत होती है? सी, क्या आप एफडी और पीएफ के गिरते इंटरेस्ट रेट से निराश होते हैं? डी, क्या आप कई घंटों के पावर कट से दुखी होते हैं? ई, क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी से आप परेशान हैं? अब अपने पॉइंट्स को जोड़िए।
19 या 19 से अधिक पॉइंट्स, बधाई हो। आप कट्टर सहनशील है और आपको अन्याय सही लगता है। 13 से 18, आप काफी हद तक देश की तकलीफों से परेशान नहीं होते। 12 या 12 से कम, आप उदार, न्यायपूर्ण बेहतर भारत चाहते हैं, लेकिन क्या करना है इसे लेकर कंफ्यूजन में है। उस बेहतर भारत को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्राइम टाइम देखा कीजिए। सन 1900 में जितनी गर्मी पड़ी थी वैसी गर्मी इस बार अप्रैल में पड़ी है। दिल्ली में यमुना नदी सूख गई है। एक तरफ दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि खुले आसमान के नीचे भरी दोपहरी में आप खड़े हो जाएं तो बदन जल रहा है, तो दूसरी तरफ अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपका दिल जलेगा। मैं दिल्ली के ITO के पास यमुना नदी में खड़ा हुआ हूं और यहां से नदी गायब हो चुकी है, सूख चुकी है। मैं यमुना नदी के बीचों बीच खड़ा हूं, जहां पर नदी बहती है वहां पर इस समय मैदान बना हुआ है और ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर यमुना नदी में, बीचों बीच यमुना नदी में दिखाई दे रही है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 72 साल में बताया जाता है कि अप्रैल का महीना इतना गर्म कभी नहीं रहा जितना इस बार रहा है, तो इसका भी ये असर हो सकता है कि यमुना ITO के पास जो है वो इस तरह की दिखाई दे रही है कि यमुना नदी दिखनी ही बंद हो गई है। और दूसरा, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि एक तो गर्मी का तो असर है ही, और दूसरा हरियाणा ने पानी कुछ कम छोड़ा है, जिसकी वजह से वजीराबाद से आगे दिल्ली जल बोर्ड ही पानी कुछ कम छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ITO के पास यमुना लगभग सूख चुकी है। मई में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस चला गया है। महाराष्ट्र से लू के कारण कई लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। बढ़ते पारे से महाराष्ट्र बेहाल है। राज्य में लू से 25 संदिग्ध मौतें हुई हैं, तो 6 की पुष्टि हुई है। अब तक 381 लोग लू की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा आग झेल रहा महाराष्ट्र का विदर्भ 46 डिग्री पार चल रहा है। मराठवाड़ा 43 पार, तो मध्य महाराष्ट्र के भी कई जिले 42 डिग्री या फिर उससे ऊपर की गर्मी में तप रहे हैं और करीब 8 से 10 दिनों तक लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्री मानसून गतिविधियां यानी कि जो डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म या ठंडा शावर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुए, और हुए तो आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस इलाके में ही देखने को मिले। विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क और गर्म रहे, और पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं लगातार चलती रही। आसमान साफ रहा, जिससे इतनी ज्यादा गर्मी हुई और बदकिस्मती से हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की इस बार जान गई है। और प्री मानसून गतिविधियां अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगले 8-10 दिन तक किसी भी तरह की खास रिलीफ दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल महीने से ही सामान्य से ज्यादा गर्मी और उमस झेल रही मुंबई में बच्चों के शरीर पर ऐसे रैशेज, शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से कम यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी मामले बढ़ने लगे हैं। पहले तो हम देखते थे कि मई जून में होता था, पर ये तो अप्रैल के अंत में और मई के शुरुआत से ही बहुत शुरू हो गया है। बॉम्बे में कहा जाता है कि यह हॉटेस्ट अप्रैल था जिंदगियों में। उसका मतलब आप समझ सकते कितना हीट हो रहा है। औरतों में ये ज्यादा तकलीफ हो सकती है, औरतों को इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, क्योंकि पानी कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन के वजह से पेशाब इतना नहीं होता। पेशाब इतना नहीं होता है तो लोअर एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दवाइयों और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। गर्मी तो है, अपना ख्याल रखिएगा। आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। जब अन्याय बर्दाश्त कर सकते हैं तो गर्मी क्या चीज है। ब्रेक ले लीजिए।
कांग्रेस के साथ बात न बनने के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार से राजनीति में उतरने का इशारा किया है। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि टाइम टू गो टू द रियल मास्टर्स, यानी असली मालिकों के पास जाने का समय आ गया है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियां बनाने की मेरी कोशिश मुझे 10 साल के उतार चढ़ाव भरे दौर में ले गई। मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। असली मालिकों यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है ताकि उसके मुद्दों और जन सुराज के रास्ते को बेहतर समझ सकूं। शुरुआत बिहार से। तो प्रशांत किशोर के इस ट्वीट से साफ है कि वो बिहार से अपने राजनीतिक जीवन की नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ जुड़ेंगे, इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को कथित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में नोटिस जारी किया है। आयोग ने हेमंत सोरेन को जून 2021 में खुद को खनन का कथित लाइसेंस आवंटित करने के मामले में नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 9A और अन्य प्रावधानों के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी पाए जाने पर विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार की ओर से दिए गए 500 पन्नों के दस्तावेज के अध्ययन के बाद ये नोटिस जारी किया है। यह हेमंत सोरेन सरकार की ओर से वकील अब इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी में लग गए हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में किसी फैसले से पहले चुनाव आयोग अपने सामने हेमंत सोरेन को सुनवाई का भी मौका देगा। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस में अपने पदनाम को हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने प्राउड इंडियन पैट्रियट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कमिटेड टू अ बेटर इंडिया लिख दिया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। 28 साल के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पिछले काफी समय से कांग्रेस में खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि वो अभी तक पार्टी छोड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं। पिछले ही महीने उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी जब उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी में कुछ चीजें अच्छी हैं और हमें ये स्वीकार करना चाहिए। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट है कि हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी के साथ भी संपर्क में है, जो गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में कोई देश विजेता बनकर नहीं निकलेगा। यूरोप के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो शांति का समर्थन करते हैं, भारत शांति के पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध खत्म करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज के साथ भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के दौरान ये बात कही। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले दोनों नेताओं के बीच सीधी वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए हैं। दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और जर्मनी की दोस्ती और मजबूत होगी। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले तूफान में घिरे स्पाइस जेट विमान के चालक दल को रोस्टर से हटा दिया गया है। डीजीसीए ने इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज को भी रोस्टर ड्यूटी से हटा दिया, जिन्होंने बिना औपचारिक जांच के विमान को दुर्गापुर से आगे कोलकाता जाने की इजाजत दी थी। स्पाइस जेट का यह विमान B737 लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में घिर गया था। विमान काफी देर तक एयर टर्ब्यूलेंस में फंसा रहा, जिसकी वजह से केबिन में रखा सामान नीचे गिर गया और विमान के 14 यात्री और चालक दल के 3 सदस्य घायल हो गए। घायलों में से 2 आईसीयू में भर्ती हैं। इन यात्रियों को सिर, माथे, चेहरे, कमर और कंधों पर चोट आई है। ये विमान मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ रहा था। विमान में 185 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्पाइस जेट विमानों के बेड़े की भी जांच की जा रही है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम
नमस्कार।